Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class of issues in management accounting. I am your teacher Salma Sadiq. Today is our 12th lecture. In this lecture we will discuss the master budget's remaining components. हमने प्रीवियस लेक्चर में मास्टर बजट स्टार्ट किया था कि मास्टर बजट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे तैयार करती है, मास्टर बजट्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे वो सेल्स से आपका बजटेड प्लान शुरू हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, आपके सेल्स। तो सेल्स आपकी होंगी तो उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्शन करोगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होगी कि आपकी चीज़ों की डिमांड होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स, उसके प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, रनिंग, सारा कुछ क्या डिपेंड कर रहा होता है आपके सेल्स पे, आपकी डिमांड्स पे, क्या आपकी गुड्स की डिमांड क्या है। तो आज हम उसके रिमेनिंग कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि जो हम कैसे सेल्स से आपकी फर्दर डिमांड क्रिएट होती है। आपके जितने बजटेड सेल्स होंगी उसके अगेंस्ट आप फिर प्रोडक्शन प्लान करते हो कि हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, कितनी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितनी हमारे पास एट द एंड एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए, कैसे आपने कितना मटेरियल मंगवाना है, आपकी रॉ मटेरियल की कितनी डिमांड होनी चाहिए, आपका रॉ मटेरियल कितना आपके पास स्टॉक में पड़ा हो, ताकि आपका इन्वेंट्री है या स्टॉक है आप अपने पास इतना मेंटेन करते हो कि ताकि आपको शॉर्टेज भी ना हो एट द टाइम, और ये है कि आपको एक्सेस ये ना हो कि आपको इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टोर रूम्स का अरेंज करना पड़े, एक्स्ट्रा गोदाम एक्सपेंस आपको बियर करना पड़े। क्योंकि अगर आपके पास रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री आप अपने पास सेव रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए प्लेस चाहिए होगी, आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे उनकी टेक केयर के लिए। आपकी अगर चीज़ें ख़राब होने वाली हैं तो उसके लिए प्रॉपर आपको टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये है कि आपके पास ना इतनी शॉर्ट हो कि एट द एमरजेंसी टाइम पे आप अपना ऑर्डर फुलफिल ही ना कर सको, या फिर ये कि आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट भी ना कर सको सप्लाई आने तक, और ना ही आपके पास इतनी एक्सेस हो आपकी सप्लाई स्टोर में कि आपको एक्स्ट्रा खर्च एक्सपेंसेस बियर करने पड़े कि इतनी की आपकी इन्वेंट्री या आपका स्टॉक इतने का ना हो जितने आपको ऊपर के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, आपका जो है एंडिंग इन्वेंट्री बजट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का बजट, कैश बजट और बजटेड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हमने ये मास्टर बजट का स्टार्ट किया था कि आपके कैसे सेल्स से ओरिजिनेट होता है मास्टर बजट, और देन ये प्रोडक्शन में जाता है। फिर प्रोडक्शन के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि मटेरियल, लेबर और FOH, एंड देन हाउ वी विल कलेक्ट द कैश, कि आपकी सेल्स से भी कैश जनरेट होती है, आपकी कैश डिसबर्समेंट कौन कौन सी होती हैं, आप मटेरियल, लेबर और FOH में कैश पेमेंट्स कर रहे होते हो, आपकी कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी आपकी कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे सेल्स है, चाहे आपकी प्रोडक्शन के मटेरियल, लेबर और FOH हैं, या आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सब में आपकी कैश इन्वॉल्वमेंट होती है। या आप कैश रिसीव कर रहे होते हो या आप पे कर रहे होते हो। फिर आपके जितने भी ये सारे यूनिट्स हैं, आपकी चाहे एंडिंग इन्वेंट्री है, आपको वो स्टॉक पड़ा है, आपकी जो कैश कलेक्शन वगैरह है, उससे आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है, और फिर आपके एंड पे बजटेड बैलेंस शीट कि आपकी करंट सिनेरियो में आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे और अब एंडिंग बैलेंस कितने हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट ये प्रोडक्शन बजट, एंडिंग इन्वेंट्री और मटेरियल और लेबर को डिस्कस कर लिया था। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से। आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आप बजट करते हो, आपके ऑल अदर एक्सपेंसेस जो आपके मटेरियल और लेबर के हेड में नहीं आ रहे होते, वो बाकी एक्सपेंसेस आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ रहे होते हैं। वो आपके कुछ डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंस भी हो सकते हैं, कुछ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होंगे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कैटेगरी में आ रहे होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो वेरिएबल नेचर के होंगे कि आपकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली वो वेरी कर रहे होंगे। जैसे आपके मशीन आवर्स हैं कि आप जितनी प्रोडक्शन करोगे आपकी मशीन उतनी ही चलेगी, आपकी मशीन पे फ्यूल उतना ही कंज्यूम होगा, आपका जो मशीन ऑपरेटर है वो उतने टाइम ही काम करेगा। तो ये आपके कुछ वेरिएबल एक्सपेंस हो गए। कुछ आपके ऐसे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं कि जो आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, आपके वो एक्सपेंसेस वेरी नहीं करते।
तो यहाँ पे हमने ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का जो रेट कैलकुलेट किया था वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के थ्रू कैलकुलेट किया था। तो हमारे बजट जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो तकरीबन 5600 फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड में 12800 और अप टू सो ऑन, और ओवरऑल फॉर द ईयर हमारे 40,400 बजट डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है हमें प्रोडक्शन की नीड्स को मीट करने के लिए। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट गिवन है कि वो हमारा $4 था, कि आपका हर क्वार्टर में वो रेट आपका सेम रहेगा कि फॉर द कमिंग टाइम पीरियड आपका 4 पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको रिक्वायर्ड होगा वेरिएबल एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे इसी तरह हमने जितने बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया रेट से, तो हमारे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के चार्जेस आ गए। ये आप देख सकते हो 22,400, 51,200 एंड अप टू सो ऑन, और आपके ओवरऑल फॉर द ईयर 1,61,600 ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए। अब कुछ हमारे ऐसे होंगे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वो ऐड हो जाएंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड किया तो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया वो 1,11,800 एंड फॉर द टाइम पीरियड 4,04,000 हो गए हमारे इस कमिंग ईयर के एक्सपेंसेस। आपके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसमें से जो डेप्रिसिएशन होगी वो माइनस हो जाएगी 15,000, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हमारा ऐसा एक्सपेंस है कि जो एक्चुअल में हम पे नहीं कर रहे होते। सिर्फ क्या है कि जो हमने एसेट परचेज किया था फॉर द टाइम बीइंग वो हम माइनस कर रहे होते हैं। इसमें हमारी कैश की कोई डिसबर्समेंट या पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती फॉर द करंट टाइम पीरियड। तो ये हमारा वो डेप्रिसिएशन के माइनस हो गया। तो टोटल जो फॉर द कमिंग ईयर 3,44,000 कैश डिसबर्समेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कि अब जो हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के एक्सपेंसेस के लिए कैश पे करनी है वो कितनी है 3,44,000। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे 4,04,000, तो डिवाइड किया डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हम बजटेड थे 40,400, तो फॉर द ईयर जो होगा बजटेड या ओवरहेड रेट वो 10 होगा। ये हमारा जो 4 रेट था ये फॉर द क्वार्टर था, वो सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का रेट था। वेरिएबल प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब इंक्लूड हुए तो ओवरऑल जो वेरिएबल या ओवरऑल जो ओवरहेड रेट आया है वो हमारा पूरे साल के लिए आया है $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अब जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 से, तो टोटल हमारी बजटेड कास्ट आ जाएगी। नेक्स्ट है कि एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। अब जिस तरह हमने मटेरियल का देखा था कि हमें मटेरियल में कुछ अवेलेबल होता है, कुछ हमारा बिगनिंग हम प्रोडक्शन का एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हमारी फॉर द टाइम बीइंग प्रोडक्शन हमें रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल को एस्टिमेट करते हैं। तो ये है कि कुछ मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ एक स्पेसिफिक उन्होंने एक बनाया हुआ होता है स्टैंडर्ड या आप कह लो बेंचमार्क कि हमारी एंडिंग इन्वेंट्री इतनी मेंटेन होनी चाहिए। तो ये है कि कितनी आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर कितने एक्सपेंडिचर्स आए हैं, कितनी कैश डिसबर्समेंट हुई है वो आपने इस टाइम पीरियड में कैलकुलेट करनी है या फिर ये कि आपने डेफर करनी है फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो ये आपकी अर्निंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी ये कि देयर इज नीड ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट कास्ट फॉर द यूनिट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बजटेड ईयर। दिस कंप्यूटेशन वाज नीडेड फॉर 2 रीजन। कि आपकी अब क्यों ये ज़रूरत थी, फर्स्ट टू हेल्प डिटरमिन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द बजटेड इनकम स्टेटमेंट। कि आपके बजटेड इनकम स्टेटमेंट में आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या डिटरमिन करनी है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको अर्निंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कास्ट पता हो कि कितनी इस साल में कास्ट आपने चार्ज करनी है और कितनी आपने नेक्स्ट पीरियड के लिए डेफर्ड कर देनी है। और सेकंड क्या है कि टू एवेलुएट एंडिंग इन्वेंट्री ऑन द बजटेड बैलेंस शीट। के बजटेड बैलेंस शीट पे आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी मेंटेन है, कितनी आपकी ओपनिंग थी प्रीवियस ईयर की, कितनी ड्यूरिंग द पीरियड आपने प्रोडक्शन की और कितनी आपकी अब एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास है। द कास्ट ऑफ अनसोल्ड यूनिट इज कंप्यूटेड ऑन द एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट। और ये है कि आपकी जो अनसोल्ड यूनिट्स होंगे वही आपकी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब आपको डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपको पता था कि पर यूनिट आपके कितने रिक्वायर्ड है,
और उनकी पर यूनिट आपको कास्ट भी पता थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कैलकुलेशंस की थी मटेरियल लेबर की, और अभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की हमने कैलकुलेशन की कि हमारे एक क्वार्टर में कितनी थी 4 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो टोटल हमारी यूनिट प्रोडक्ट कास्ट आ गई 13। अब जो कैश डिसबर्समेंट इसके अगेंस्ट कितनी होनी है या क्या है, तो हमने किस तरह के हमारा अब बजटेड फिनिश गुड इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट होगी। एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री इन केसेस 3000 आपकी फिनिश गुड इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। तो यूनिट प्रोडक्ट कास्ट कितनी है 13, तो टोटल जो एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री होगी $39,000 इन टर्म ऑफ कैश आपकी कितनी है $39,000। आपका क्या है कि इसके अगेंस्ट जो आपके एक्सपेंडिचर्स या कैश है वो आप इस पीरियड में नहीं चार्ज करोगे, बल्कि नेक्स्ट पीरियड में डेफर्ड हो जाएगा जब आपका वो बैलेंस शीट में आप कैलकुलेशन करते हो या इनकम स्टेटमेंट में। तो ये आपका ऐसा एसेट्स शो होती है एंडिंग इन्वेंट्री कि आपका ये एक एसेट पड़ा है कि आपके पास चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं फिनिश गुड्स में, आप उसको कमिंग पीरियड में यूटिलाइज कर सकते हो। वो आपका इस टाइम की सेल्स नहीं थी बल्कि वो आपकी एसेट्स में जाएंगी। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होते हैं कि और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मटेरियल लेबर और एफओएच के अलावा वो आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड में आते हैं। In large organization, this budget would be a compilation of many smaller individual budgets submitted by department head and other persons responsible for selling. तो आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ये जो आपका सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसमें डिफरेंट बजट्स का वो कम्बिनेशन होता है कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो आपको रिसीव हुई हैं सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के हेड में, और जितने भी आपके हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग आपके सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को कोई ना कोई एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उसके अलग एक्सपेंस होते हैं। अगर आप डिफरेंट मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो आपके सेलिंग यूनिट्स भी डिफरेंट होंगे, या फिर ये कि आप सेलिंग चैनल कौन कौन से यूज़ कर रहे हो, कुछ ऑनलाइन सेलिंग है, कुछ रिटेल स्टोर्स पे आपने रखवाए होते हैं, कुछ आप अपनी फ्रेंचाइजीज पे सेल कर रहे होते हो, अपने लेआउट्स बनाए होते हैं। तो ये कि हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं, तो वो सबको मिला के आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बन जाते हैं। इसके अब बजटेड यूनिट सेल्स आपके कितने थे 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, ये हमने जो सेल्स बजट में कैलकुलेशन की थी। अब उसके अगेंस्ट आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस चार्ज हो रहे हैं। अब पर यूनिट आपके जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएबल एक्सपेंस है वो कितने हैं $1.8। तो टोटल आपके वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए 18,000, 54,000, 72,000। तो ओवरऑल फॉर द ईयर आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं 1,80,000। अब फिक्स सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होंगे कि आपके जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस हैं वो आपके फिक्स हैं, चाहे आपका 1 यूनिट सेल होता है चाहे आपके 100 यूनिट सेल होते हैं। आपके एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस फॉर द टाइम पीरियड या हर क्वार्टर में सेम है 20,000। तो टोटल आपके साल के हो गए 80,000। एग्जेक्टिव सैलरीज हैं वो भी आपकी सेम रहेंगी, चाहे आपका 1 यूनिट भी सेल ना हो या चाहे आपके जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं सारे के सारे सेल हो जाए तो आपकी एग्जेक्टिव सैलरीज सेम रहेंगी। इसी तरह आपने इंश्योरेंस जो करवाई हुई है वो आपकी सेम होगी 10,000 आपकी फॉर द ईच क्वार्टर एंड 40,000 ओवरऑल। प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन है, ये सारे आपके हो गए फिक्स एक्सपेंस। तो अब टोटल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके कितने हो गए कि वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस, तो टोटल आपके हो गए 1,17,000, 153,000, 171। तो टोटल फॉर द ईयर 5,76,000। अब यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन ऐड की थी एक्सपेंसेस ऐड करने के लिए, टोटल कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वही मैंने आपको बताया कि आपकी इस टाइम पीरियड में डेप्रिसिएशन या आपकी एक्चुअल कैश आ या जा नहीं रही होती। तो आपने अगर कैश की कैलकुलेशन करनी है कि आपकी इस टाइम पीरियड में आपने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कैश कितनी पे करनी है, तो आप डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए जो आपकी कैश डिसबर्समेंट है वो है 1,07,000 फॉर फर्स्ट क्वार्टर, फॉर सेकेंड क्वार्टर 1,43,000 और फॉर द ईयर आपकी टोटल हो गई 5,36,000 कैश जो आपकी इन सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड में जा रही है। अब आपने देख लिया कि मटेरियल की आपकी कितनी कैश डिसबर्समेंट है, आपकी लेबर की कितनी कैश डिसबर्समेंट है, इसी तरह एफओएच में आपकी पेमेंट्स कितनी जा रही हैं और
सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो ये अब सारे जो इंडिविजुअल बजट थे ये मिलके हमारा कैश बजट बना रहे हैं कि सेल्स के अगेंस्ट हमें कितनी कैश कलेक्शन हो रही है और आपकी प्रोडक्शन के अगेंस्ट कितनी आपकी कैश डिसबर्समेंट हो रही है, कौन कौन से हेड में आप कितनी कैश पे कर रहे हो, ये सारे आप मिला के हमारा कैश बजट बनेगा। हमारा जो कैश बजट होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर सेक्शंस कि आपकी रिसिप्ट सेक्शंस, आपकी कितनी कैश आप रिसीव कर रहे हो, डिसबर्समेंट सेक्शन के हमारी कितनी कैश डिस्ट्रीब्यूट हो रही है डिफरेंट हेड्स में, चाहे वो मटेरियल के लिए आप पे कर रहे हो, चाहे लेबर के लिए पे कर रहे हैं या FOH के लिए, तो आपकी जितनी कैश डिसबर्समेंट होगी। और थर्ड है कि आपका कितनी कैश एक्सेस या डेफिशिएंसी है कि आपकी अगर रिसीव्ड कि आपकी इनकम्स ग्रेटर देन एक्सपेंस है तो आपकी कैश वो एक्सपेंस होगा, एक्सेस होगी कि आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में हो। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीव्स कि आपकी इनकम कम है, जो आपको फॉर द टाइम पीरियड कैश रिसीव हो रही है वो कम हो रही है और डिसबर्समेंट ज़्यादा है आपकी, तो वो डेफिशिएंसी सेक्शन होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कैश बैलेंस लॉस में जा रहा है कि आपके पास फॉर द टाइम पीरियड कैश रिसीव्ड कम है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इट डज नॉट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है। क्या पता कि आपके लोन ज़्यादा हों, आपके अकाउंट रिसीवेबल ज़्यादा हों, आपकी कैश रिसीप्ट तो कम आ रही हो, लेकिन ये कि आपने जो अकाउंट रिसीवेबल है, आपके जो आपने अमाउंट्स फर्दर पीरियड्स में रिसीव करनी है वो ज़्यादा हो और आप अपने एक्सपेंसेस साथ साथ पे कर रहे होंगे, तो ये है कि आपकी कैश डिसबर्समेंट इस तरह ज़्यादा हो जाएंगी। आप उधार पे लेन देन नहीं कर रहे, आप सारी पेमेंट साथ साथ कैश में कर रहे हो तो आपकी डिसबर्समेंट ज़्यादा होंगी, लेकिन ये कि आपने सेल्स उधार पे की हुई है तो वो आपकी रिसिप्ट्स कम होंगी, तो इसलिए भी आपका कैश बैलेंस डेविएट कर सकता है। तो ये आप कैश बैलेंस से एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल सिनेरियो में जा रही है या फिर ये लॉसेस में जा रही है। तो हम देखें कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि बिगनिंग कैश बैलेंस आपको कितना है, ऐड कैश रिसिप्ट, किसी भी टाइम पीरियड में आपकी कितनी कैश रिसिप्ट्स आई हैं वो टोटल कैश अवेलेबल होगा, तो लेस कैश डिसबर्समेंट, तो आपका एंड पे आ जाएगा कि एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ कैश अवेलेबल ओवर डिसबर्समेंट। तो 4 सेक्शन में हम करेंगे फाइनेंसिंग सेक्शन कि अगर हमारे पास कैश कम होती है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है जो हमने कैश पेमेंट करनी है, तो फिर ये कि हम बारो करते हैं अमाउंट, और अगर इसके अगेंस्ट हमारे पास अगर कैश ज़्यादा अवेलेबल हो और हमारी डिसबर्समेंट्स कम हो तो फिर ये कि उस कैश को हम आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारा फाइनेंसिंग सेक्शन होता है कि हमारी अगर हमारे पास कैश अवेलेबल कम होगा तो हम बारो करके अपनी डिसबर्समेंट्स को फुलफिल करेंगे। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारा बिगनिंग कैश बैलेंस कितना है 42,500, 36,000, 3,900, तो ओवरऑल फॉर द टाइम पीरियड हमारा था कैश बैलेंस। अब क्या है, जिस तरह हमने बात की थी कि 4 क्वार्टर्स के सब का क्या कहते हैं ऐड करके आपका टोटल फॉर द ईयर ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि आपका जो पहले क्वार्टर के शुरू में आपका बिगनिंग बैलेंस होगा वो आपके साल के शुरू का बिगनिंग बैलेंस होगा। ये नहीं होगा कि आप इनको चारों को ऐड कर लेंगे तो आपका बिगनिंग बैलेंस आ जाएगा, बल्कि आपका जो फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में बैलेंस था साल का आपका बिगनिंग बैलेंस वही होगा। ऐड कैश रिसिप्ट्स, अब कैश रिसिप्ट्स को ये है कि आपकी जितनी भी हर क्वार्टर की कैश रिसिप्ट्स हुई हैं उनको टोटल करेंगे तो हमारी साल की कैश कलेक्शंस आएंगी जो कि 19,70,000 है। तो टोटल कैश अवेलेबल हमारे साल के शुरू में कितनी थी, अब ये है कि साल का एस्टिमेट हम इस तरह लगाएंगे, लेकिन ये है कि वैसे हर क्वार्टर की आपकी कितनी है 2,72,500 कैश अवेलेबल फर्स्ट क्वार्टर में थी, 5,16,000 सेकंड क्वार्टर में थी और 7,73,000। तो ये कि हर क्वार्टर में आपकी कैश अवेलेबल कितनी थी। अब आपने ये जो क्वार्टर्स की कैलकुलेशन है ये ऐसे नहीं होगी कि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं आपका, क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस होगा वो दूसरे क्वार्टर का बिगनिंग बैलेंस होगा, सेकंड क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस आपका थर्ड क्वार्टर का बिगनिंग होगा, इस तरह आएगा। तो यहाँ पे ये कि आप फर्स्ट क्वार्टर की हम पहले कैलकुलेशन करेंगे तो फिर फर्दर आप सेकंड की कर सकते हो क्योंकि आपका बिगनिंग बैलेंस वो आएगा। अब यहाँ पे लेस कैश डिसबर्समेंट, अब आपकी कैश डिसबर्समेंट कौन कौन सी हैं, वो मटेरियल के हेड में जो थी, आपकी डायरेक्ट लेबर की जो पेमेंट आपने फर्स्ट क्वार्टर में की, ओवरहेड की सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की,
अब इक्विपमेंट आपने कोई परचेज किया फर्स्ट क्वार्टर में, वो 50,000, डिविडेंड आपने पे किए 8,000, तो टोटल आपकी कैश डिसबर्समेंट हो गई 3,66,500 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अब आपकी जो कैश अवेलेबल थी वो आपके पास 2,72,500 थी, लेकिन आपने जो पेमेंट्स करनी है वो 3,66,500 है। मीन्स कि आपकी डिसबर्समेंट इस क्वार्टर में ज़्यादा है और आपके पास अवेलेबल कैश कम है, तो आप क्या करोगे, जितनी डेफिशिएंसी है 94,000 और आपका रिक्वायर्ड है कि आपका एंडिंग बैलेंस भी हो कैश में, तो फिर ये है कि आप बारो करोगे। अब बारो किया आपने 1,30,000, तो आपने टोटल फाइनेंसिंग या आपका एंडिंग कैश बैलेंस इस तरह आया 36,000। क्या आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि एंडिंग आपका बैलेंस 36,000 हो और आपकी 94,000 आपकी डेफिशिएंसी थी कैश की, तो टोटल आपका 1,30,000 इस तरह आपने जो बारो किया। अब इसका जो ये फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस सेकंड का बिगनिंग बैलेंस था, इसी तरह उसमें जो कैश रिसिप्ट हुई और पेमेंट्स हुई तो 33,009। अब सेकंड क्वार्टर भी आपका डेफिशिएंसी में गया कि आपके पास कैश अवेलेबल कम था, तो आपने बारो किया और अपने एक्सपेंसेस को मीट किया, तो 33,900 आपका थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग बैलेंस। अब आपका थर्ड क्वार्टर जो है आपकी कैश अवेलेबल थी आपके पास 1,65,650, तो आपको बारो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है कि आपकी जो हर क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, और आपका थर्ड और फोर्थ क्वार्टर जो है वो आपका जा रहा है बेनिफिट में। अब आपने जो प्री पेमेंट्स करनी है वो आपने एट द एंड ऑफ ईयर करनी है, कि आपने साल के एंड पे रीपेमेंट्स करनी है, जो आपने यहाँ पे ये 1,30,000 और 70,000 बारो किया था, तो आपका टोटल जो फॉर द ईयर बोरिंग थी वो 2 लाख थी, और उसके अगेंस्ट जो आपने इंटरेस्ट पे किया 21,900, तो ये हमारी आपकी टाइम पे इस फॉर द कमिंग ईयर टोटल पेमेंट्स हो गई जो हमने बारो किया था। तो टोटल आपका एंडिंग कैश बैलेंस फॉर द टाइम पीरियड, आपका जो लास्ट 4 क्वार्टर का एंडिंग बैलेंस होगा वही आपका साल का एंडिंग बैलेंस होगा, कि 41,400 आपका कमिंग ईयर का एंडिंग बैलेंस है, जो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब डिफरेंट कैलकुलेशंस इसमें कैसे होती हैं कि रिक्वायर्ड बारोइंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कि आपको अब बारोइंग रिक्वायर्ड कितनी है। ये जो हमारा लास्ट सेक्शन था ये वाला कि हम बारोइंग की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कि आपने 1,30,000 बारो करना है या 70,000 बारो करना है या कितनी अमाउंट बारो करनी है। वही मैंने आपको बताया था कि आपकी अब एंडिंग कैश बैलेंस जो रिक्वायर्ड था वो 30,000 रिक्वायर्ड था, और डेफिशिएंसी आप जो कैश अवेलेबल थी वो 94,000, तो आपने टोटल 1,24,000 आपने बारो करना है। सपोज इस तरह है कि आपने कितना बारो करना है। अगर आपका डिज़ायर एंडिंग कैश बैलेंस 30,000 है और आपकी डेफिशिएंसी 94 है, तो वो 1,24,000 आपको बारो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका कैश डेफिशिएंसी थी 94,000 और एंडिंग बैलेंस जो रिक्वायर्ड था वो 36,000 था, तो हमने यहाँ पे 1,30,000 बारो किया। और सेम सेकंड में कैश डेफिशिएंसी थी 36,100 और आपको एंडिंग बैलेंस रिक्वायर्ड था 33,900, तो हमने 70,000 बारो किया। और रिक्वायर्ड बारोइंग एट द बिगनिंग ऑफ सेकंड क्वार्टर, वो भी कैलकुलेशन ऐसी कि डिज़ायर एंडिंग कैश बैलेंस 30,000 और वो जो मैंने आपको बता दिया है कि 36,100 आपकी डेफिशिएंसी ऑफ कैश अवेलेबल थी, तो 66,100 मिनिमम बारोइंग है। नेक्स्ट है कि जी अब इंटरेस्ट की कैसे कैलकुलेशन की है। ये वाला जो हमारा पार्ट था कि हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है जो हमने पे करना है, कि अपने अब एक हम जो पेमेंट है वो फर्स्ट क्वार्टर में बारो कर रहे हैं 1,30,000 एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, कि ये हमने बिगनिंग पे की है। और इसी तरह सेकंड क्वार्टर के बिगनिंग में हमने कितना बारो किया है 70,000, तो टोटल हमारी बारोइंग थी 2 लाख, तो अब इनके अगेंस्ट हमने इंटरेस्ट कितना पे करना है। तो अब जो 1,30,000 फंड्स थे वो हमने फॉर 12 मंथ्स यूज़ किए, कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में बारो किया शुरू में ही। तो ये है कि आपके 50 मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा पर मंथ रेट बन रहा होगा 0.001 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, जितने आपने 12 महीनों की 15,600। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन द 70,000 आपका कितना बना 70,000। अब हमने ये सेकंड क्वार्टर के स्टार्ट में बारो किया था, मीन्स के 3 महीने साल के गुजर चुके, तो अब हमने इस पे सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट पे करना है।
तो वो हमारा हो गया 6300। तो टोटल आपने 21,900 ये वाली जो हमारी अमाउंट थी वो इस तरह आई कि आपका 1,30,000 पे 12 मंथ का इंटरेस्ट और 70,000 पे आपका 9th मंथ का इंटरेस्ट। तो टोटल हमारा आ गया 21,900। नेक्स्ट हमारा है कि बजटेड इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। तो वही जो हमारे जितने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंस होंगे, मटेरियल, लेबर, FOH, वो सारे हमारे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएंगे। तो 2 लाख हमारी सेल्स थी, 20 लाख सॉरी हमारी सेल्स जो फॉर द ईयर थी कि पूरे साल की कितनी सेल्स थी वो हमारी आ गई। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट किया सारे शेड्यूल्स को मिला के, मटीरियल, लेबर, FOH 13 लाख वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रास मार्जिन और उसमें से सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लेस करेंगे कि हमारे पूरे साल के सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने थे। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई, उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने अभी देखा था कि कैश में कैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट की वो माइनस होगा, तो नेट इनकम आ जाएगी कि 1,02,100 हमारी कमिंग बजटेड इनकम स्टेटमेंट कि हमारी बजटेड इनकम इतनी होगी फॉर द कमिंग ईयर। आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट या आप पूरे साल के लिए बनाते हो या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 6 महीने के लिए भी बनाती है। तो आपका ये है कि फॉर द होल टाइम पीरियड जितना भी आपका कवर्ड टाइम पीरियड होगा उसके लिए आप बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। ये नहीं होगा कि आपकी हर क्वार्टर की अलग अलग यहाँ पे आप अमाउंट्स नहीं लिखोगे, बल्कि जो ओवरऑल आपकी जितने टाइम पीरियड के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो उस पर जितनी भी आपकी ओवरऑल हर चाहे मंथली है या चाहे आपकी क्वार्टरली है आप उनको सम अप करके तो अमाउंट्स लिखोगे। इसी तरह बैलेंस शीट के आपके करंट एसेट्स कितने हैं कि आपका कैश का बैलेंस जो आपने देखा था कि फर्स्ट क्वार्टर के शुरू में 41,400 कैश अवेलेबल थी। नेक्स्ट अब अकाउंट रिसीवेबल ऐड हो जाएंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, आपकी टोटल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, तो ये सारी हमारी टोटल करंट एसेट्स में आ जाएगा। और इसी तरह जो एसेट्स फिक्स एसेट्स परचेज किए, लैंड अगर हो गया, बिल्डिंग इक्विपमेंट हो गया, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो जाएगी। तो टोटल एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हमारी कौन कौन सी होगी कि हमने जो मटेरियल वगैरह परचेज किया उसके अगेंस्ट हमारे अकाउंट पेएबल्स कितने हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी कितनी है, रिटेन अर्निंग कितनी है, ये सारी वही आपको पता ही है कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो जो बजटेड हमारे रॉ मटेरियल वगैरह से वो तो हमारा यहाँ पे कैश आएगा कि सेल्स के अगेंस्ट कितना कैश कैलकुलेट हो रहा है या कितना हम इस टाइम पीरियड में हमारे पास अब एंड पे कितना कैश बचा है कि जो आपकी इनकम्स थी उसमें से माइनस करके एक्सपेंसेस सारे, तो अब कैश अवेलेबल कितना है वो हमारा एसेट शो होगा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल के हमें कितने अभी हमारे अकाउंट पैसे हमने रिसीव करने हैं वो भी हमारा एसेट कंसिडर होता है। और दूसरा ये कि फिनिश गुड इन्वेंट्री मैंने आपको जैसे बताया था कि ये आपकी बैलेंस शीट में एज एसेट शो होती है कि हमारे पास यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल है, उनको किसी टाइम भी सेल करके हम रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं। और ये बाकी आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो ये सारा हमारा था कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बजट प्रिपेयर करती है। फर्स्ट हमने इसके लेक्चर में डिस्कस किया था कि बजट बनाया क्यों जाता है, आपका बजट बनाते क्यों हो, कैसे बनाते हो। ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर प्लान्स को या अपने फ्यूचर गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक प्लान तैयार करती है। अगर आपके पास प्लान फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप के मैनेजर्स डे टू डे प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगे रहेंगे, उनके पास कोई अगर ज़रा सी भी डेविएशन आ जाती है तो उसको वो सॉल्व आउट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपके पास एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया जाता है कि कौन से हेड में आपके कौन से एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो फिर हमने 1 बाय 1 जो जितने भी मास्टर बजट के कंपोनेंट्स थे उनको सबको डिस्कस किया। तो यह ऐसे हमारी बजटेड बैलेंस शीट बन गई। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।